क्रिकेट में कहते हैं कि गेंद का रंग बदलते ही टीम की किस्मत भी बदल जाती है। और इस बार तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला है ना। बिल्कुल। लाल गेंद की मायूसी के बाद जैसे ही सफेद गेंद हाथ में आई, भारतीय क्रिकेट टीम के चेहरों पर वो मुस्कान लौट आई है। और क्या शानदार वापसी हुई है। आज हम भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में हुए पहले वनडे मैच की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये वो मैच है जिसे भारत ने 17 रनों से जीता, लेकिन स्कोरकार्ड से कहीं ज्यादा इस मैच में उतार चढ़ाव थे, ड्रामा था। और सोचने पर मजबूर करने वाले कई सवाल भी थे। सही कहा। हमारे पास इस मैच से जुड़ी सारी जानकारी है और आज हमारा मकसद सिर्फ स्कोर जानना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जीत के पीछे की असली कहानी क्या है। मतलब कौन से खिलाड़ी हीरो बनकर उभरे, कौन सी रणनीति काम आई, और सबसे जरूरी, इस जीत के बावजूद वो कौन सी चिंताएं हैं जो विश्व कप से पहले टीम इंडिया का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और स्कोर बोर्ड पर टांग दिए 349 रन। एक बहुत बड़ा स्कोर, किसी भी लिहाज से एक विशाल स्कोर। और इस बड़ी इमारत की जो नींव रखी, वो टीम के दो सबसे अनुभवी खिलाड़ियों ने रखी, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इसे रोको शो का नाम दिया गया है और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। उन्होंने एक आक्रामक अर्धशतक बनाया, लेकिन उनकी पारी सिर्फ रन बनाने के बारे में नहीं थी, है ना? वो एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ सालों में रोहित ने अपने वनडे खेलने का तरीका बदला है। हाँ, वो पावर प्ले वाला अप्रोच। वही उनका साफ मकसद होता है कि पहले 10 ओवर में गेंदबाजों पर इतना हावी हो जाओ कि आने वाले बल्लेबाजों पर से दबाव हट जाए। लेकिन इसमें जोखिम बहुत होता है। बहुत ज्यादा। और इस मैच में भी वो सिर्फ एक रन पर थे जब उनका कैच छूटा। वो आउट हो सकते थे और अगर वो होते तो शायद कहानी कुछ और होती। निश्चित रूप से। लेकिन उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला। उस जीवनदान के बाद तो उन्होंने प्रिनेलन सुब्रायन को एक ही ओवर में 2 छक्के मारे। और फिर मार्को यानसन पर वो छक्का लगाकर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी तोड़ा। हाँ, ये दिखाता है कि वो डर कर नहीं खेलते हैं, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और कोहली के साथ उनकी जो साझेदारी हुई, उसने भारत को वो प्लेटफॉर्म दिया जहां से 350 का स्कोर मुमकिन लगा। और उस प्लेटफॉर्म पर फिर इमारत खड़ी की विराट कोहली ने 135 रनों की एक यादगार पारी, एकदम बल्ले से जवाब वाली पारी। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट इसे यही कहती है। और क्या शानदार जवाब था। कोहली ने तो पहली गेंद से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। ये उनकी पारी की सबसे खास बात थी। आमतौर पर कोहली थोड़ा समय लेते हैं, क्रीज पर सेट होते हैं, लेकिन इस बार वो अलग ही जोन में थे। पहली ही गेंद पर चौका, ये बताता है कि वो सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि डोमिनेट करने आए थे। और उन्होंने किया भी। पूरी पारी में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को एक भी मौका नहीं दिया। उनका अर्धशतक भी छक्के के साथ आया और शतक एक जोरदार चौके के साथ। और शतक पूरा करने के बाद उनका जो जश्न था, वो देखने लायक था। वो उछाल, वो जुनून, साफ दिख रहा था कि ये शतक उनके लिए कितना जरूरी था। शतक के बाद तो वो रुके ही नहीं और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। अरे भाई, सुब्रायन के एक ओवर में 4, 6, 6, 6, मतलब 20 रन बटोरे। बीच में उनकी पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव भी आया। हाँ, वो थोड़ा चिंता का पल था। लेकिन फिजियो से इलाज लेकर वो मैदान पर डटे रहे। ये उनकी फिटनेस और मानसिक मजबूती का सबूत है। तो एक तरफ रोहित का हमला, दूसरी तरफ कोहली का क्लास। लेकिन यहीं से एक बड़ी बहस शुरू होती है ना। हाँ, और ये इस मैच का शायद सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, एक तरफ थे अनुभवी खिलाड़ी, 38 साल के रोहित, 37 के कोहली, 33 के राहुल, 36 के जडेजा, सब ने रन बनाए। और दूसरी तरफ थे युवा यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 18 रन बनाए, और ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 8 रन। तो ये सीधे सीधे कोच गौतम गंभीर की युवाओं को प्राथमिकता देने की नीति पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। देखिए, नीति अपनी जगह सही हो सकती है। आप भविष्य के लिए टीम तैयार करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जब मैच फंसता है, जब दबाव आसमान छू रहा होता है, तब आप किसकी तरफ देखते हैं? अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे अनुभवी सिपाहियों की तरफ। पर क्या एक मैच के नतीजे से पूरी नीति को गलत ठहरा देना सही है? आखिरकार इन युवा खिलाड़ियों को अगर ऐसे दबाव वाले मैचों में मौके नहीं मिलेंगे तो वो सीखेंगे कैसे? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और शायद यही कोच और कप्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। किससे मौका दें, किसे नहीं। हाँ, आप युवाओं को मौका जरूर दें, लेकिन उन्हें एक ऐसे माहौल में खिलाएं जहां उन पर जीत का सारा बोझ ना आ जाए।
इस मैच में ऐसा लगा कि जीत की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं बूढ़े शेरों ने अपने कंधों पर उठा ली। कुछ रिपोर्ट्स में तो इसकी तुलना ग्रेग चैपल के दौर से भी की गई है। क्योंकि वहां भी अनुभव को दरकिनार करने की कोशिश हुई थी और नतीजा अच्छा नहीं रहा था। ये मैच एक तरह से इस कहावत को सच साबित करता है कि पुराना चावल ही भात में पड़ता है। तो 349 का एक पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर लग गया। किसी भी दिन ये एक मैच जिताने वाला स्कोर है। हाँ, लेकिन रांची का मैदान, शाम का वक्त और ओस का खतरा। मतलब गेंदबाजों का काम अभी आधा ही हुआ था। भारत को एक जबरदस्त शुरुआत की जरूरत थी, और वो शुरुआत दिलाई हर्षित राणा ने। ये बात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि टीम में उनकी जगह को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि वो कोच गंभीर के पसंदीदा हैं, इसलिए टीम में। लेकिन इस मैच में उन्होंने गेंद से जो प्रदर्शन किया वो ऐसे सारे सवालों का एक बेहतरीन जवाब था। और क्या जवाब था? उन्होंने तो पहले ही ओवर में मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया था। बिल्कुल, उनका वो पहला ओवर इस मैच के सबसे अहम पलों में से एक था। पहली गेंद पर उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाज रायन रिकेल्टन को एक ऐसी इन स्विंगर डाली, ड्रीम डिलीवरी। एकदम बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधा स्टंप्स में। फिर 2 गेंद बाद ही क्विंटन डिकॉक, दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक, उन्हें एक बाहर जाती गेंद पर फंसाया। राहुल ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट। दक्षिण अफ्रीका की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा विकेट डेवाल्ड ब्रेविस का था। उस समय ब्रेविस जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि वो अकेले ही मैच को भारत से दूर ले जाएंगे। मुमकिन होता है। ब्रेविस का विकेट तो उस दबाव का ही नतीजा था जो राणा ने अपने पहले ओवर में बना दिया था। और जिस तरह से उन्होंने ब्रेविस को आउट किया, एक धीमी गेंद पर। वही तो, ये दिखाता है कि उनके पास सिर्फ रफ्तार ही नहीं, दिमाग भी है। और विकेट लेने के बाद जो उनका आक्रामक अंदाज था, उंगली से पवेलियन का रास्ता दिखाना, हाँ, वो एक तेज गेंदबाज के लिए जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 11 पर 3 होने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने हार नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्त वापसी की, एक के बाद एक साझेदारियां बनी और भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें गहरी होने लगी। और ये भारत के लिए एक पुरानी समस्या है ना? बहुत पुरानी और बहुत बड़ी चिंता का सबब है। हम शुरुआत में विकेट ले लेते हैं, लेकिन फिर बीच के ओवरों में हमारी पकड़ ढीली पड़ जाती है। मैच में एक ऐसा वक्त आया जब मार्को यानसेन और मैथ्यू ब्रीड्स के क्रीज पर जम चुके थे। हाँ, दोनों ने अर्धशतक बना लिए थे और रन रेट भी काबू में था। सच कहूं तो लगने लगा था कि मैच भारत के हाथ से फिसल रहा है। और ठीक इसी मोड़ पर कप्तान केएल राहुल ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने गेंद थमाई कुलदीप यादव को, एक मास्टर स्ट्रोक। पूरी तरह से। राहुल विकेट के पीछे से लगातार कुलदीप से बात कर रहे थे। स्टंप माइक में उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे, संभाल के बॉलिंग करना, ये पहली गेंद से चलाएगा। मतलब होशियार रहना। हाँ, कि बल्लेबाज पहली ही गेंद से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेगा। और कुलदीप ने वही किया जो उनसे उम्मीद थी। एक ही ओवर में पूरा मैच पलट कर रख दिया। पहले यानसेन को आउट किया ओवर की पहली ही गेंद पर, और फिर सिर्फ 2 गेंद बाद सेट हो चुके ब्रिड्सके को भी पवेलियन भेज दिया। वो 2 गेंदें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जीत की सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म कर दी। ये एक कप्तान के भरोसे और एक चैंपियन गेंदबाज की काबिलियत का एक शानदार नमूना था। तो आखिरकार भारत ने 17 रनों से ये रोमांचक मैच जीत लिया। स्कोर कार्ड पर ये करीबी जीत लगती है। और सच कहूं तो मैच देखते हुए भी ये बहुत करीबी महसूस हो रही थी। हाँ, तो इस जीत से टीम इंडिया के लिए बड़े सबक क्या हैं? कहाँ सुधार की गुंजाइश दिखती है? 2 बड़ी चिंताएं तो साफ तौर पर उभर कर सामने आई हैं। पहली है टीम का मिडिल ऑर्डर। वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 5 पर भेजने का प्रयोग पूरी तरह से नाकाम रहा। देखिए, सुंदर एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन नंबर 5 एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की जगह होती है। सही बात है। आप एक ऐसे खिलाड़ी से वो भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं कर सकते जिसका मुख्य काम गेंदबाजी है। इससे बल्लेबाजी क्रम में एक तरह की अस्थिरता आती है। मेरा मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे किसी खिलाड़ी को उस नंबर पर तैयार किया जाना चाहिए। उन्हें लगातार मौके मिलने चाहिए। हाँ, टीम मैनेजमेंट को उम्मीद होगी कि जब शुभमन गिल और ऋषभ पंत वापस आएंगे तो ये समस्या सुलझ जाएगी, लेकिन तब तक बिल्कुल, आप सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते। एक चैंपियन टीम हमेशा प्लान बी और प्लान सी के साथ तैयार रहती है। आप सिर्फ 2 खिलाड़ियों की वापसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने का एक ठोस समाधान खोजना ही होगा। जरूर। और दूसरी बड़ी चिंता, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, बीच के ओवरों की गेंदबाजी। ये सोचना भी हैरान करता है कि जो टीम 11 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी, वो 332 रन कैसे बना गई? ये सवाल तो टीम मैनेजमेंट को रातों को जगाएगा। हाँ, हम पावर प्ले में विकेट लेते हैं, डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो जो 15वें से 40वें ओवर का फेज होता है, वहां हम विकेट चटकाने में संघर्ष करते हैं।
सही कहा, गेंद पुरानी हो जाती है, पिच धीमी हो जाती है और हमारे गेंदबाज रन रोकने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, विकेट लेने पर कम। दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों जैसे कॉर्बिन बॉश ने भी बहुत आसानी से रन बनाए। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कभी भी बहुत ज्यादा दबाव में महसूस नहीं होने दिया और ये एक पैटर्न सा बन गया है। विश्व कप ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल, अगर हमें बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं तो इस कमजोरी को जल्द से जल्द दूर करना होगा। अच्छी टीमों के खिलाफ आप सिर्फ रन रोक कर मैच नहीं जीत सकते, आपको लगातार विकेट लेने होंगे, साझेदारियां तोड़नी होंगी। तो कुल मिलाकर रांची में भारत के लिए एक यादगार और रोमांचक जीत। हाँ, एक ऐसी जीत जो टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर आई। रोहित का पावर, विराट का क्लास, राहुल की कप्तानी और आखिर में कुलदीप का जादू। सफेद गेंद की सीरीज के लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी जीत है जो राहत भी देती है और कुछ होमवर्क भी देती है। अच्छा, वो कैसे? राहत इसलिए क्योंकि दिग्गजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो टीम की रीढ़ है और दबाव में कैसे प्रदर्शन किया जाता है। और होमवर्क? और होमवर्क इसलिए क्योंकि मिडिल ऑर्डर की पहेली और बीच के ओवरों की गेंदबाजी की समस्या अभी भी अनसुलझी है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। इस मैच ने युवा जोश और अनुभवी दिमाग के बीच की बहस को फिर से आवा दे दी है। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सवाल यह है कि कल की टीम बनाने की कोशिश में आप आज को कितना दांव पे लगा सकते हैं? क्या अनुभवी खिलाड़ियों के साथ एक करीबी जीत हासिल करना बेहतर है या भविष्य के सितारों को तैयार करने के लिए एक हार का जोखिम उठाना? एक सफल टीम के लिए इन दोनों के बीच वो सही संतुलन आखिर है क्या?